औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे उसका नाम है काज़िज़ ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। हम आज उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, उन काज़िज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे जिस काज़िज़ की वजह से जो मुस्लिम्स की इतनी बड़ी सब कॉन्टिनेंट में जो एक एम्पायर थी, एक बहुत बड़ी एम्पायर, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो डिक्लाइन हुई, ज़वाल पजीर हुई। हम एक एक करके इंशाल्लाह सारे जो है वो कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, जब हम डिक्लाइन की बात करते हैं तो हम इसको दो हिस्सों में जो है डिवाइड कर लेते हैं मुग़ल एम्पायर की, कि ऐसे कौन से काजेज़ हुए। सबसे पहले हम काजेज़ पढ़ेंगे, जो फैक्टर्स पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इंटरनल फैक्टर्स, कैसे कौन से इंटरनल फैक्टर्स हुए या काजेज़ हुए जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर वीक हो गई। और उसके अलावा हम एक और पढ़ेंगे एक्सटर्नल काजेज़, कि उसके कौन से एक्सटर्नल काजेज़ थे जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से रहे। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो रही वो रही वार्स ऑफ सक्सेशन। मतलब कि जो प्रिंस थे उनके दरमियान लड़ाई, किसके लिए? तख्त के लिए, थ्रोन के लिए लड़ना। अब होता कुछ इस तरह था कि जब कोई एम्पायर, कोई एम्परर, जो मुग़ल एम्परर था, एम्परर, वो जब रूल करता था सेंटर से, तो वो क्या करता था, उसके जितने भी जो जानशीन थे, जो बेटे होते थे, उनको किसी न किसी छोटी रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया जाता था, ताकि वो रियासत के रूल्स को समझें, रियासत की जो इम्पोर्टेंट है उसको समझें। तो उस हिसाब से उनको गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता था एम्परर के ऑर्डर के बाद। तो जब वार ऑफ सक्सेशन का मतलब ये रहा कि जब एम्परर की डेथ होती थी तो होता यह था कि आपस में उनके दरमियान जंगें होती थी। अब कोई चाहता था मैं एम्परर बनूं, कोई चाहता था मैं एम्परर बनूं, तो एक दूसरे के लड़ाई झगड़ों की वजह से जो है इसमें क्या हुआ कि जो मैसिव लूज़ हुआ पैसों का, और फिर प्रेस्टिजियस एम्पायर, बहुत खून बहा इसमें, बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ ये इस पर एक इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होती गई। सबसे पहला काज तो ये था। और दूसरा काज ये था इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब। जब 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हुई, उसके बाद अब एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुई। ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर और औरंगज़ेब तक ये जो इन बिटवीन जो एरा रहा, पीरियड रहा, टाइम पीरियड रहा हुकूमत का, वो एक राइज पर रहा, एक अपनी पीक पर रहा। उसके बाद जब औरंगज़ेब की डेथ हुई इन 1707, जो एम्पायर थी मुग़ल एम्पायर, अब वो वीक होना शुरू हुई। वीक इसलिए हुई कि जो औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे, जो बेटे थे, वो आपस में उन्होंने ज़्यादातर लड़ना शुरू किया। सारे लेज़ी थे, किनको ये नहीं पता था कि रियासत के जो मसाइल हैं वो क्या हैं, रियासत को किस तरह संभाला जाए। तो इसलिए जो है इतनी बड़ी रियासत को संभालना उनके लिए ये मुश्किल था कि वो किस तरह उसको संभालें। तो जो सक्सेसर्स थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो इस काबिल नहीं थे कि वो रियासत को संभाल सकें। उसके बाद जो थर्ड काज रहा वो रहा इंटरनल इंट्रीग्यूस। जो कंपायरीज थी, जो कंपायरीज जितनी भी हुई, जो मसलो मसाइल इंटरनल कोर्ट्स में हुए। अब जब सेंटर में ताकत नहीं रही, क्योंकि सेंटर में जो सक्सेसर बैठा हुआ है वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो जितनी भी रियासतें हैं, इतनी बड़ी वास्ट किस्म की जो टेरिटरी है उसको संभाले सेंटर से। जब उनसे नहीं हुआ तो क्या हुआ, जो मुग़ल कोर्ट्स थी अब वो डिवाइड होना शुरू हुई। डिवाइड कुछ हुई, सबसे पहले फ़िरकावारियत में, सेक्टरिज्म में हुई, और दूसरी इथनिक लाइन्स में। मतलब अफ़गान्स, पर्शियंस, हिंदू, मुस्लिम्स, इनके आपस में जो है और डिवीज़न हो गई, और जो कोर्ट्स थी वो डिवाइड हो गई इन चीज़ों के अंदर। और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसको थ्रेट्स मिले, ठीक है। और फिर जो नोबल थे, नोबल्स कहा जाता है, जो वज़ीर होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उस वक्त जब किसी खलीफा, किसी मोनार्क के पास, किसी भी एम्परर के पास, जब ये आप इस चीज़ को समझें, इस हायरार्की को समझें, कि जब किसी भी एम्परर के पास या किसी भी मोनार्क के पास जो लोग उनके पास मिनिस्टर्स होते हैं उनको कहा जाता है नोबल्स। तो नोबल्स इस बात पे बिजी थे आपस में लड़ने में, और फिर इसकी वजह से जो एम्पायर थी अब वो
ख़त्म होना शुरू हुई बड़ी तेज़ी के साथ। उसके बाद जो मॉरल डिकेडेंस थे आप मुस्लिम सोसाइटी के, जो मॉरल एक एथनिक जो करेक्टर था मुग़ल एम्परर्स का, अब वो वीक होना शुरू हुआ औरंगज़ेब के बाद, औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे उनके पास। अब इस बात पे जो है एक हिस्टोरियन आई.एच. कुरैशी साहब ने एक नोट किया है, एक कोटेशन, एक बड़ी उनकी जो है कोटेशन बहुत फेमस है। उसने कहा द फॉरमोस्ट काज ऑफ द लूज ऑफ पॉलिटिकल पावर वाज अ क्राइसिस इन मुगल कैरेक्टर इटसेल्फ। जो डाउनफॉल था मुगल एम्पायर्स का पॉलिटिकल पावर्स में, वो उनका करेक्टर खुद था। रूलर्स बिकेम वीक, कॉवर्डली एंड डिसरिगार्डेड देयर स्टेट ड्यूटीज़। जो हुक्मरान थे कमज़ोर हो गए, बुज़दिल हो गए, और उसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियां, जो रियासत की ज़िम्मेदारियां हैं, उनको उठाना बंद कर दिया। लीड टू अ जनरल मोरल डिक्लाइन इन द रूलिंग क्लास। तो इन सारी चीज़ें करने के बाद क्या हुआ, जो जनरल मोरल डिक्लाइन था रूलिंग क्लास में, वो होना शुरू हुआ। उसके बाद जो पांचवा काज रहा या फिफ्थ काज रहा मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का, वो रहा फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट्स। जो फाइनेंशियल कंडीशन थी मुगल्स की, अब वो ख़त्म होना शुरू हुई। अब उनके पास जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट थी या फाइनेंशियल जितना भी उनके पास जो ट्रेजर था, अब वो खाली होना शुरू हुआ। क्यों? कि जब शाहजहां ने जितना भी उसका ख़जाना था वो लगा दिया ताजमहल पर, ताजमहल। और उसके बाद जब उसकी जगह ली औरंगज़ेब ने, तो औरंगज़ेब ने उसको थोड़ा रिवाइव करना शुरू किया ताकि लोगों से टैक्स वगैरह उसने लेना शुरू कर दी, टैक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा उसने इम्प्लीमेंट की, लेकिन फिर भी उस हिसाब से जो ख़जाना था वो फिल ना हो सका। तो जो फिफ्थ काज है मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का, वो है फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। उसके बाद जो सिक्स्थ काज है इसका, वो ये है कि डीमोरलाइज एंड इनएफिशिएंट आर्मी। जो आर्मी थी, ना तो वो उनके पास कोई ट्रेनिंग थी, ना डिसिप्लिन था, और ना ही कोहिजन मतलब ना कोई आपस में उनका इत्तेहाद था कोई भी। जो इक्विपमेंट थे वो आउटडेटेड थे, कमज़ोर थे। जैसे कि वेस्ट के पास इतने ताकतवर हथियार थे, बहुत अच्छे हथियार थे, ऐसे ही जो मुग़ल आर्मी मिलिट्री थी उनके पास कुछ ऐसा नहीं था। जो आर्मी थी अब वो छोटे छोटे नोबल्स में डिवाइड भी हो चुकी थी, जो इसलिए जो है उसको सेंटर से कमांड करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और जो सेवन काज है इस चीज़ का, वो है एब्सेंस ऑफ नेवल पावर। मुगल्स के पास कोई भी नेवल पावर नहीं थी, जस्ट छोटे छोटे शिप्स थे, और बिल्कुल वीक होने की वजह से, इनके शिप्स के कम होने की वजह से और वीक होने की वजह से, तो जो फॉरेन अटैक्स हुए वो सक्सेसफुल हुए। जिस तरह फ्रेंच जो है उनको और ब्रिटिश को ये मौका मिला कि वो कंट्रोल करें इंडिया पर। उसके बाद जो एट्थ काज है इसका, वो है राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायनास्टीज। जब सेंटर में जब एक सक्सेसर वीक था, वो वीक है, अब उसको नहीं पता रियासत के क्या मसलों मसाइल हैं, उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से रीजन्स को जो है कंट्रोल किया जाए। तो हुआ ये कि जो रियासत ने ये चीज़ देखी, और जो साइड जो छोटे छोटे स्टेट्स थी, उन्होंने देखा कि जो सेंटर है वो वीक हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, जो खुद की जो उनके रीजन्स थे उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इंडिपेंडेंस। भाई हम जो है अब सेंटर की बात नहीं मानेंगे, हम जो है उसमें इंडिपेंडेंट हैं। जिसमें थे दक्कन था, जिसमें बंगाल था, जिसमें बिहार था, जिसमें ओडिशा था, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो उसकी वजह से दिस लीड टू अ मैसिव लूज ऑफ टैक्स जो है वो वहाँ से जनरेट होना बंद हो गया। उन्होंने बोला हम टैक्स नहीं देंगे मुगल्स को, और फिर वहाँ से माइटी मुगल्स वाज नो लॉन्गर इन कंट्रोल, और जो मुगल्स थे उनका कंट्रोल अब ख़त्म हो चुका उस वक्त। जो लास्ट काज था मुगल एम्पायर के डाउनफॉल का, वो था राइज ऑफ सिक्स एंड मराठास, और मराठास आर सिक्स। जो मराठास थे और सिक्स थे, इनकी ये जो लड़ाई है वो आज से नहीं, औरंगज़ेब से चलती हुई आ रही है। औरंगज़ेब ने जब एग्जीक्यूट किया था तेज बहादुर को, गुरु तेज बहादुर, तो गुरु तेज बहादुर को एग्जीक्यूट करने के बाद जितने भी सिख थे और मराठास थे, वो उनके अगेंस्ट हो चुके थे। तो उनके खिलाफ जो है औरंगज़ेब ने बहुत सारी जंगें भी की, उनको शिकस्त वगैरह भी दी, लेकिन उनको वो ख़त्म नहीं कर पाए।
उनको रोकते हुए आए। अब जब रोकते हुए आए उसको ख़त्म नहीं कर पाए। अब ओबियसली इन 1707 में जब उसकी डेथ हुई, उसके बाद जो उसके सक्सेसर थे वो वीक थे, उनको ये नहीं पता था कि रियासत को किस तरह जो है हैंडल किया जाता है, उसके मसाइल किस तरह होते हैं। उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर सिक्स जो है अब वो ताकत में आना शुरू हुए, क्योंकि उनके जो यूनाइट थे एक तो उन्होंने मुग़ल जो अथॉरिटीज़ थी अब वो सब कॉन्टिनेंट में उसको उनके खिलाफ बगावत शुरू कर दी और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। अब ये तो थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स जिनकी वजह से मुग़ल एम्पायर अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हो गई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी, वैनिश हो चुकी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपने पढ़नी पड़ेगी इनका जनाब नादिर शाह। नादिर शाह के बारे में याद रखें कि नादिर शाह को जो है वो साउथ एशिया का जो है वो नेपोलियन भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। इन 1738 जो पर्शियन किंग था नादिर शाह, उसने दिल्ली पे अटैक किया और फिर उसने मोहम्मद शाह को जो है वो डिफीट मतलब उसको शिकस्त दे दी। मोहम्मद शाह कौन था? मोहम्मद शाह उस वक्त मुग़ल एम्पायर का एक एम्परर था, उसको उसने शिकस्त दे दी। उसके बाद जो उसने क्या किया कि जितनी भी जो वेल्स थी मुगल्स की, उसने वो भी जो है वो वहाँ से ले ली, उनसे जो कोहिनूर हीरा था वो भी उनसे ले लिया, और जो फेमस पिकॉक थ्रोन है जो कि शाहजहां ने बनवाया था अपने लिए, वो भी उससे जो है लेकर वो वापस पर्शिया जो है वापस चला गया। तो इसकी वजह से, इस हमले की वजह से हुआ ये कि जो मुग़ल एम्पायर थे वो वीक हो गए इंटरनली। दूसरा जो एक्सटर्नल फैक्टर था वो था अटैक्ड बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने अप्रोक्सीमेटली 1748 से लेकर 1761 तक लगातार 5 अटैक्स किए सब कॉन्टिनेंट पे। अब अहमद शाह अब्दाली कौन थे? ये जनरल थे, अफगान जनरल थे, ठीक है। इन फाइनल अटैक जो 5वां अटैक था, असल में इनको शाह वलीउल्लाह ने जो है वो हम शाह वलीउल्लाह को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। शाह वलीउल्लाह ने इनको लेटर्स लिखे थे कि आप आएँ, मुस्लिम जो रियासत है अब वो वीक हो चुकी है और बहुत वो ख़तरे में है, आप आएँ और हमारी हिफाजत करें। तो उन्होंने उनको लेटर्स लिखे थे जिसकी वजह से उन्होंने अटैक किए थे सब कॉन्टिनेंट में अगेंस्ट मराठास। तो उन्होंने 5 अटैक्स किए। तो जो 5th अटैक था उसमें उन्होंने जो है मराठास को जो है 3rd बैटल ऑफ पानीपत में शिकस्त दे दी, और जो मराठास थे अब वो वीक हो चुके, अब वो जो है कमज़ोर हो चुके। और फिर हुआ ये कि फिर उन्होंने जो है ब्रिटिश थे अब उनको जो है शुरू कर दिया सपोर्ट करना। उसके बाद जो लास्ट चीज़ थी, जो आखिरी फैक्टर है जिसने ये मजबूर किया रियासत को कि वो ख़त्म हो जाए, और वो थी राइज़ ऑफ ब्रिटिश। सबसे पहले चीज़ तो ब्रिटिश जब आए थे सब कॉन्टिनेंट में, वो दौर था जहांगीर का। जहांगीर ने उनको इजाज़त दी कि आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। उन्होंने ट्रेड के तौर पे यहाँ पर वो अराइव्ड हुए थे, पहुँचे थे, बट इवेंचुअली टर्न टू पॉलिटिक्स। पर क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि जो रियासत है, जो सेंटर है, अब वो हो चुका वीक, और जो छोटी छोटी जो रियासतें हैं उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट कहना शुरू कर दिया। और उन्होंने ये भी देखा ना मिलिट्री के अंदर कोई यूनिटी है, और उन्होंने ये भी देखा कि इनके पास जो वेपन्स हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो भी कोई न्यू नहीं है, कोई मॉडर्नाइज नहीं है, वीक हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको ये मौका मिला उन सब चीज़ों को देखते हुए कि भाई अब हम जो हैं वो यहाँ पर रूल करेंगे। और फिर वो करते करते उन्होंने 100 सालों लगातार जंगों के साथ बैटल ऑफ प्लेसी जो उन्होंने लड़ी लगातार, जो 100 सालों तक वो चलती हुई आ रही थी, वो दूसरों के लिए लड़ते भी आ रहे थे और उसके अलावा खुद भी जो है कब्ज़े भी कर रहे थे और लूटते हुए आ रहे थे माल को। फिर उन्होंने बैटल ऑफ प्लेसी की लास्ट में 1757 में, और फिर एट दी एंड 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद मुग़ल एम्पायर का पूरे तरीके से बहादुर शाह ज़फ़र को शिकस्त हुई, और मुग़ल जो रूल था वो कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट हो गया सब कॉन्टिनेंट पे, और मुग़ल एम्पायर जो थी वो 1857 के बाद ख़त्म हो चुकी सब कॉन्टिनेंट से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि मुग़ल एम्पायर्स के कौन से डाउनफॉल रहे, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स रहे, कौन से इंटरनल फैक्टर्स रहे। उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी रिगार्डिंग द टॉपिक, यू मे आस्क। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।